हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सब अभी 17वीं बीपीएससी को लेकर काफी उलझन में है, कंफ्यूजन में है, कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। इन सभी मसलों को सुलझाने के लिए आज मुख्यतः मैं 5 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला, कि परीक्षा का कट ऑफ क्या होगा। दूसरा, कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए। तीसरा, कि हमारे मुख्य परीक्षा की तैयारी में कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है, खासकर बड़े ब्रांड्स के कोचिंग संस्थानों की। और पांचवा, कि हिंदी माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी के बाद बीपीएससी में भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की कठिनाइयां हैं, तो इस संदर्भ में बात करना काफी जरूरी है। आज का यह वार्ता मैं स्वामी विवेकानंद के उस कथन से प्रारंभ करना चाहता हूं, जो यह है कि दौड़ना व्यर्थ है। दौड़ना व्यर्थ है, बुद्धिमानी तो समय पर चल पड़ने में है। 17वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो चुका है और जिस तरह से संशय के बादल मंडरा रहे हैं, अविश्वास का जो कोहरा छाया हुआ है, बहुत बड़ा एक ट्रस्ट ब्रिज जैसी स्थिति लग रही है। विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को विश्वास नहीं हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, तो निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन क्या सारी समस्याओं को सुलझा लेने के बाद आप तैयारी प्रारंभ करेंगे? क्या जब पूरी तरह से तय हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। या ठीक उसी तरह से जैसे कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तो हम जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या 24 घंटा पढ़ते हैं? तो जिस तरह से पढ़ना जरूरी है, और उसी तरह से पढ़ी हुई बातों को संतुलित मस्तिष्क से उसको आत्मसात करने के लिए सोना भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है, शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है। तो ठीक उसी प्रकार है कि आप आंदोलन करिए, धरना दीजिए, अपनी मांगों को रखिए, लेकिन तैयारी मत छोड़िए। अगर आप तैयारी छोड़ देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज किसी कोने में बैठकर पढ़ रहे होंगे, प्रदेश से बाहर भी, तो वो बाजी मार ले जाएंगे। मेरे ख्याल से आप आंदोलन भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, तभी आपका ये जो कठिन एग्जाम है, बीपीएससी या फिर राज्य सिविल सेवा, बिहार राज्य सिविल सेवा, इसको आप क्रैक कर पाएंगे। आज के दौर में चढ़ाने वाले, बरगलाने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं बता पाते। सही रास्ता वही बताएगा जो उस रास्ता से गुजर चुका है। तो इन सब बातों को लेकर आप हमारे अनुज हैं, आप हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, हमेशा लोग पूछते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को एक सटीक मार्गदर्शन दूं। जिन रास्तों पर चलकर मैंने सफलता पाया है, तो वो आपको ही बताऊं। सबसे पहले काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 2 बार से मैंने कट ऑफ बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी हैरत अंगेज चीजें हो जा रही है। कट ऑफ इतना ऊपर नीचे हो जा रहा है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। किन वजहों से हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। यूपीएससी द्वारा भी काफी सुधार के प्रयास किए गए हैं, निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है,
और निगेटिव मार्किंग में भी बदलाव किया गया। पहले जो निगेटिव मार्किंग होता था वो 1/4 होता था, अब 1/3 हो रहा है। तो ऐसे में इतने सारे कैटेगरीज बन गए हैं, जनरल कैटेगरी, बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, और इन सबों के बीच में महिलाओं का एक कैटेगरी है। सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जारी करना काफी मुश्किल है। और आप तो देखे ही होंगे, ऐसे कट ऑफ वीर हैं जो बिना प्रश्न पत्र पढ़े कट ऑफ जारी कर देते हैं। फलाना सर ने कह दिया कि कट ऑफ इस बार 100 के पार जाएगा। अरे भाई, प्रश्न पत्र पढ़े हो पहले, हवा में बात करते हो। और ऐसे ही कट ऑफ जारी करने वालों का कट ऑफ फेल होता रहा, फिर भी वो कट ऑफ पर कट ऑफ जारी करते रहे। तो मैं कट ऑफ जारी नहीं करूंगा। जो भी परीक्षार्थी हैं, जो एग्जामिनी हैं, उन्हें अगर लगता है, उनका अगर आत्मा गवाह देता है कि हमने इतना बनाया और मेरा हो जाना चाहिए, तो आप तैयारी करें। फिर भी लोग पूछेंगे कि सर क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप 90 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं निगेटिव घटाने के बाद, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। उसी प्रकार बीसी और एमबीसी के अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनका कट ऑफ यदि 85 के आसपास या उससे ऊपर है, तो आप तैयारी में लग जाइए। अरे भाई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि 17वीं में आपका सिलेक्शन, मतलब क्वालिफाई नहीं करेंगे पीटी, तो 71वीं आ रहा है ना, उसमें आप कर जाइए। ओल्ड इज गोल्ड रहता है। पुराने पढ़े, जो तैयारी किए हुए लोगों को तो एडवांटेज मिलता ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट, तो आपका अगर स्कोर 80 के आसपास है या 80 से थोड़ा नीचे भी है, तो आप जो है तैयारी में लग सकते हैं। और सभी वर्ग की महिलाएं, जो महिला है, तो वो अपने जो कट ऑफ मैंने अभी बताया, उससे आप 7 से 8 नंबर कम कर लीजिए। यानी अगर जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं तो 80 के आसपास रहेगा, एमबीसी बीसी के हैं तो वो लगभग 70 के आसपास रहेगा, और एससी एसटी की महिलाएं हैं 70 के आसपास अगर कट ऑफ है, तो आप तैयारी में बेहिचक लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 नंबर से छूटा भी तो अगली बार आप कर लेंगे ना। और वैसे भी अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। अरे मैं तो जब करता था तो मेरे पास प्लान बी नहीं, बल्कि प्लान सी, डी, ई, एफ, जी सब कुछ था। रोजगार पाना है, एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, यदि आपको लगता है कि सरकारी नौकरी हमें चाहिए, अगर आपके पास कोई वाणिज्य व्यापार का स्कोप नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा खेत जमीन नहीं, तो आपको इधर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास भी वही था कि सरकारी नौकरी का ही आसरा था। तो तैयारी भले ही हम यूपीएससी बीपीएससी का करते थे, लेकिन निचले लेवल के भी जो अधीनस्थ सेवा के पद है उनके लिए भी प्रयास करते थे। तो आपको भी ये रहना चाहिए, प्लान बी नहीं बल्कि प्लान सी डी भी रखिए और लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी का, तो निश्चित तौर पर आप वहां तक पहुंचेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी विवेकानंद का एक और कथन है कि जो व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। अगर लक्ष्य ही आपने इतना रखा, तो आपका तीर इतना नहीं आएगा, ठीक है। क्यों ना हम ऊंचा लक्ष्य रखें, ठीक है। तो कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ के आप मेंस की जो है ना, वो सॉलिड तैयारी कीजिए, कंक्रीट तैयारी कीजिए, ठीक है। ताकि मेंस की पूरी अगर तैयारी है आपके पास, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप जब 71वीं बीपीएससी भी देने जाएंगे ना, उस समय आपको ये मेंस की तैयारी पीटी में भी काम आएगा, ठीक है।
इस बार पता नहीं क्या होगा, कि मैंने जब क्वेश्चन देखा तो हमने भी 3-4 बार बीपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी का कई बार एग्जाम दिया। इस बार का क्वेश्चन बिल्कुल मतलब समझ से परे था कि क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, किस सेट से पूछा गया। कोई क्वेश्चन में या तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन का एक ऐसा लेवल था, ऐसा कंफ्यूजिंग था कि अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी उसमें गच्चा खा गए। मैंने भी जब क्वेश्चन को देखा तो पता नहीं, अ, हमेशा जब भी पीएससी में बैठता था 100 से ऊपर का स्कोर करता था, बिना तैयारी के, विशेष तैयारी का। हम तो शुरू से जॉब में रहे, लेकिन इस बार क्वेश्चन को देखकर मुझे लगा कि पता नहीं मैं 60-70 भी कर पाता या नहीं कर पाता। तो कह नहीं सकते हैं क्या कट ऑफ जाएगा। वैकेंसी ज्यादा है, सीट ज्यादा है, इस कारण से कट ऑफ काफी नीचे भी आ सकता है, ऊपर तो नहीं जाएगा। दूसरा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए तो सबसे पहले आपको, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो दो चीज जरूर आप ध्यान में रखें। मैं पहले भी विद्यार्थियों को बताते आया हूं। पहला, कि आप उसका सिलेबस देख लें, एक एक चैप्टर्स को देख लें। और दूसरा, कि उसका, उस चैप्टर से या उस सब्जेक्ट से जो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं उनको जरूर देख लें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाई क्यूज, पीवाई क्यूज को देख लें। सिलेबस जहां आपको रास्ता बताएगा, किसी भी मंजिल पर अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता होता है। तो सिलेबस जहां आपको रास्ता बताएगा, वही जो पीवाई क्यूज है वो आपके लिए रोशनी का कार्य करेगा। क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो रास्ता पर आप चल नहीं पाएंगे। तो पीवाई क्यूज एक स्ट्रीट लाइट का कार्य करेगा, या आपके लिए टॉर्च का कार्य करेगा। तो ये दोनों चीज जरूर देख लें। और देखने के बाद आप यह देखें कि ये जो चैप्टर है, हालांकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होता है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आएंगे तो सिलेबस का एक डिटेल वीडियो भी बनाया गया है। आगे फिर भी मैं आप लोगों के लिए करूंगा कि डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में मेंस के लिए काफी डिटेल से नहीं बनाया गया, काफी मोटे मोटे शब्दों में लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए कि वे सारे चैप्टर्स किन किताबों में मिलेगा, और किताब को पढ़िए, जो प्रमाणिक बुक्स है, ठीक है, उसको एक, सबसे पहले कहानी की तरह पढ़िए। उस चीजों को, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है वो एक धारा के हो, वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल कोई सवाल अगर पूछा गया है तो उसका आज के डेट में क्या रिलेवेंसी है। अगर इतिहास का सवाल है तो उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व क्या है। अगर पॉलिटी का सवाल है तो आज के समय में जो लोकतंत्र और राजनीति है उसके संदर्भ में उसका क्या महत्व है। इसी तरह से पर्यावरण, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, बहुत सारे सेक्शंस हैं बीपीएससी मेंस में। तो उसको आप जो है ना, सोचने का प्रयास करिए कि चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, उसको देखिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या हम इस प्रश्न को लिख पाएंगे। अगर आज आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए दिया जाए तो क्या आप लिख पाएंगे। ये आप दिल से स्वीकार कीजिए, अपने आप मंथन कीजिए। आपको पता चलेगा कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया और प्रश्न को लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग जो केस स्टडी उसमें डाल दिया गया, केस स्थिति डाल दिया गया है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत है। तो क्या करने की जरूरत है। तो आपको करंट अफेयर्स पर पकड़ होनी चाहिए। आपको जो दिन दुनिया में घट रही खबरें हैं उनसे रूबरू होना चाहिए। आपको कई सारे सरकारी, गैर सरकारी आंकड़ों पर नजर होना चाहिए, उसका कंपाइलेशन होना चाहिए। आपको इसके अतिरिक्त कई सारी चीजें हैं, जैसे पर्यावरण है,
सामयिक मुद्दे हैं, वर्निंग इशू है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, ठीक है, जो भी मतलब आज के डेट में चल रहा है उन सब चीजों पर नजर रखना पड़ेगा। इसीलिए एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आप योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, आप रोजाना अखबार पढ़िए, आप टीवी रेडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे जर्नल्स पब्लिश्ड होते हैं, उसको देखिए, आप सरकारी गजट पढ़िए, आप बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए। तो इसलिए कहा जाता है, तभी आपका उत्तर जो है ना वो कंप्लीट हो पाएगा। अगर नहीं तो क्या होगा कि या तो आधे अधूरे लिखेंगे, या मनगढ़ंत बातों को लिखेंगे, या कुछ ऐसी बातें लिखेंगे, आपके पास डाटा नहीं रहेगा, आंकड़ा नहीं रहेगा, तो वो गलत लिखेंगे, या फिर डाटा और आंकड़ा को स्किप करके जाना होगा। तो ये करना होगा। आज के डेट में मुख्य परीक्षा तो काफी आसान हो गया है, क्वेश्चन भले टफ हो गया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहा। क्या है, तो कुल मिला के 5 ही पेपर हैं। हम लोग के समय में 9 पेपर होता था, तो 5 ही पेपर है। 5 पेपर कौन कौन से हैं? एक है हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग है। दूसरा है जीएस पेपर फर्स्ट। तीसरा है जीएस पेपर सेकेंड। और चौथा है निबंध। यही 3 पेपर है, 300-300 नंबर के, जो कि मेरिट के लिए अंक जोड़ता है। और एक जो है 5वां पेपर है ऑप्शनल का। ऑप्शनल का तो अब रहने या नहीं रहने से कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे मैं फॉर्म में आजकल पहले ही ऑप्शनल पेपर को भर दिया जाता है। अगर विद्यार्थी मुझसे पहले पूछते कि सर क्या ऑप्शनल रखा जाए, मैं तो कहता चुपचाप हिस्ट्री रख लीजिए, इतिहास रख लीजिए। इतिहास को पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, इंटरव्यू में भी पढ़ना है, तो फिर एक अलग से सब्जेक्ट रखने की क्या ही जरूरत है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लिया, कोई फिलोसफी रख लिया। अब यहाँ ऑप्शनल का जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू वाला होगा, बहुवैकल्पिक टाइप के प्रश्न होंगे, तो उसमें भारी भरकम सब्जेक्ट रखने से कोई मतलब ही नहीं है। और उसमें भी क्वालिफाइंग है, इसका नंबर भी नहीं जुटेगा। अब क्वालिफाइंग क्या है, तो क्वालिफाइंग वही 40% जनरल के लिए, ठीक है, फिर 36% बीसी के लिए, एमबीसी के लिए 34.5%, और 32% SC ST के लिए। ये क्वालिफाइंग उसका मार्क्स है। तो ऑप्शनल नहीं रहने या रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हिंदी तो 30 नंबर लाना है, हालांकि बहुत सारे लोग इस हिंदी में भी फेल हो जाते हैं, तो बहुत इसको इग्नोर भी नहीं करना है, बहुत इसको लाइटली नहीं लेना है। हिंदी की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, परंतु मुख्य रूप से 3 ही पेपर है। जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें कि 3 सेगमेंट है, प्रत्येक पेपर में 3-3 सेगमेंट है। जीएस पेपर फर्स्ट में 3 सेगमेंट है। पहला जो सेगमेंट होगा वो इतिहास, कला और संस्कृति का होगा। दूसरा जो सेगमेंट होगा वो समसामयिकी घटना चक्र का होगा, यानी करंट अफेयर्स का होगा। और तीसरा जो सेगमेंट होगा वो सांख्यिकी का होगा, यानी स्टैटिक्स का होगा। ये पेपर फर्स्ट में 3 सेगमेंट होंगे, और तीनों में से नंबर का डिवीजन इस प्रकार है कि सेगमेंट फर्स्ट यानी इतिहास से 114 नंबर, समसामयिकी से भी 114 नंबर, और स्टैटिक्स से 72 नंबर। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिला के 8 सवाल लिखने हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें, तो सेकेंड पेपर में भी 3 सेगमेंट होगा। पहला जो सेगमेंट होगा वो भारतीय राज व्यवस्था होगा। भारतीय राज व्यवस्था एवं हमारी शासन प्रणाली, संविधान, यही होगा, ठीक है। ये 114 नंबर का होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो होगा वो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का होगा। ज्योग्राफी की तो बात ही छोड़िए, इकोनॉमिक्स का ही सवाल रहता है, एक आध क्वेश्चन ज्योग्राफी का रह सकता है, वह भी 114 नंबर का रहेगा। और तीसरा जो सेगमेंट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये 72 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 300 नंबर हो जाते हैं। तो 300 नंबर के 2 जीएस पेपर रहे, और यही एक ट्रम्प कार्ड
प्ले करता है। बाकी बचा तीसरा पेपर जो मेरिट के लिए जुड़ते हैं, तो वो भी 300 नंबर का होगा, और ये पेपर भी 3 भाग में डिवाइड होगा, और प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन लिखना है, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक 100 नंबर का होगा। ये तो बिल्कुल आसान है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि निबंध में भी अच्छा वही लिख सकता है जिनकी तैयारी जीएस में अच्छा है। निबंध भी वही अच्छा लिख सकता है जो करंट अफेयर्स पर नजर रखता है। निबंध भी वही लिख सकता है जो पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, समाज, संस्कृति, धर्म इत्यादि पर नजर रखता है। निबंध भी वही अच्छा लिख सकता है जिनकी साहित्य में गहरी रुचि हो। तो इन सब गुणों को विकसित करना चाहिए, इसमें समय लगता है निश्चित तौर पर। समय पाए तरुवर फले कि तक सिंचो नीर, तो वो समय पर ही होगा। आप चाहेंगे कि 1 महीना बाद मेंस की तैयारी है और 1 महीना में हम सारा चीज कर लें, ये मुश्किल है, नहीं होता है। और जल्दी जल्दी में फिर हड़बड़ में काम गड़बड़ भी होता है। तो मुख्य परीक्षा में जो 5 पेपर हैं, 5 पेपर में से 2 क्वालिफाइंग है, और 3 पेपर 300-300 नंबर, यानी कुल मिला के 900 पेपर आपको मेरिट के लिए जुड़े जाएंगे। और एक निर्धारित अंक को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होगा 120 नंबर। तो 900 और 120 टोटल 1020 नंबर के लिए मेरिट होगा, मेरिट बनेगा। उसमें सब जितना अधिक से अधिक नंबर ले आए, आपका जो रैंक होगा, और आपके द्वारा मांगे गए जो पद है कुल मिला के 17वीं बीपीएससी में, उसके लिए इंटरव्यू के समय में एक अधिमानता क्रम मांगा जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आप जिस पद को ऊपर रखेंगे उस अनुसार से जो आपकी रैंकिंग रहेगी, उसी अनुसार से आपका उस पद के लिए सिलेक्शन होगा। यहाँ भी बहुत वेरी कर जाता है। रैंक कम आने के बाद आपको लेवल 7 का पद मिलेगा, फिर आप अगला बीपीएससी देंगे। एक ही बार में अगर एसडीएम डीएसपी बन जाते हैं तो फिर अगला बीपीएससी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत वेरी करता है। तो ये रही मुख्य परीक्षा की बात। अब आइए मैं बात करता हूं कोचिंग संस्थान। तो अब कोचिंग के बारे में क्या बताऊं, हमारा लंबा अनुभव रहा, हालांकि मुझे कोचिंग में पढ़ने का कभी अनुभव नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं पिछले 12-15 वर्षों से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। तो इस क्षेत्र में खासा अनुभव है, लेकिन हम कभी बड़े ब्रांड्स नहीं बने हैं, और मुझे बनना भी नहीं है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स का मतलब होता है ठगी। और आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बी वेयर ऑफ बिग ब्रांड कोचिंग्स। मतलब इतनी गंध फैलाया, इतनी गंध फैलाया कि कई दुष्परिणाम सामने आए। बिहार के जो बिहार में रहकर तैयारी करने वाले, पटना में रहकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन कहां से हो रहा है? सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों का हो रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विद्यार्थियों का हो रहा है, अगल बगल के प्रदेश से विद्यार्थी चुनकर आ जा रहे हैं। भाई, आप दोष बीपीएससी पर ठोक रहे हैं, कभी खुद अपने अंतर्मन में झांक कर देखे कि हमारे अंदर क्या गलती है। तो विद्यार्थियों को बरगलाने का, विद्यार्थियों को भरमाने का, विद्यार्थियों को गलत तरीका सिखाने का, विद्यार्थियों को जो तैयारी का, सिविल सर्विसेज का जो तैयारी है उसके मूल मंत्र से दूर रखने का। विद्यार्थी, हर विद्यार्थी का एक अलग अलग अपना होता है, तो उसको अपने अनुसार से स्ट्रेटजी बनाने से दूर रखने के लिए लगातार कोचिंग संस्थानों द्वारा पैसे कमाने के लिए दुष्प्रचार किया जाता है, विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है, जिसका नतीजा है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की जो रणनीति होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, उनको छोड़कर विद्यार्थी शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। और ये कोचिंग संस्थान
के जो टीचर होते हैं वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। ये बात आप जान लीजिए। उसको लगता है कि हमारे पास जो विद्यार्थी आएगा पढ़ने उसका रिजल्ट हो ही जाएगा। आप एक सर्वेक्षण करा लीजिए, एक गौर कर लीजिए कि जो भी बड़े ब्रांड के, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो भी बड़े ब्रांड के कोचिंग है जिसका कि पूरा नेशन वाइड पॉपुलरिटी है, उन लोगों के कितने विद्यार्थी ऑफिसर बने हैं, कितने लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई किया, कितने लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया। सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। इन प्रोपेगेंडा से जो बच गया वही ऑफिसर बन सकता है। अब कहिएगा कि भाई क्या कमी है, बड़े ब्रांड की कोचिंग में क्या कमी है? सबसे पहला कमी यह है कि यदि आपको क्लास ही करना है 150-200 लोग, तो भाई स्कूल में भी एक अनुपात है कि एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इसका जो नेशनल रेशियो है वो है एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ा सकता है। एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ा सकता है। बिहार में इसकी संख्या 40 है कि मैक्सिमम 40 तक पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सरकार का आंकड़ा है। आप बहुत काबिल टीचर हैं, बहुत आपके मतलब पारस पत्थर है आपके पास जो है कि छू देते हैं तो विद्यार्थी सोना बन जाता है, पर लोहा सोना बन जाता है। तो भी आप कितने विद्यार्थियों को एक बैच में पढ़ा सकते हैं बताइए? 50 पढ़ा लीजिए, 60 पढ़ा लीजिए, बहुत हद तक तो मैक्सिमम 100 पढ़ा लीजिए। ये 500-1000 लोगों को क्या एक बार पढ़ाया जा सकता है? और अगर उतना ही पसंदीदा टीचर है तो उसके क्लास में जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? यूट्यूब पर फ्री में वीडियो पड़ा हुआ है, पढ़ लीजिए उसको। और ये लोग क्या करते हैं, उसी यूट्यूब वीडियो को क्लास में भी चलाते हैं, उसको ऐप पर भी बेचते हैं, और यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर भी डालते हैं। विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो सकता है, उनके पास अपना कुछ नहीं रहता है। जो भी अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है, जो मानवीय शक्ति है, सब एक तरह से गिरवी रख देते। हम तो कहते हैं शिक्षक वो बच्चा है, चाहे वो कम जानकारी क्यों ना, जो आपकी जरूरत के अनुसार से आपको पढ़ा दे। अगर आप अलजेब्रा सीखना चाह रहे हैं और आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं पता है और आप बड़ा बड़ा हिसाब को सॉल्व करने लगे, तो पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर में सीखना पड़ेगा। जो बेसिक फॉर्मूला है वो सीखना पड़ेगा। आप मेंसुरेशन सीखने जा रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वो ना पहले सीखेंगे कि एक ही बार बड़ा बड़ा सवाल हल करने लगे। तो शिक्षक वही अच्छा होता है जो विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक उसको पढ़ा दे, और हर विद्यार्थी की जरूरत अपनी अपनी होती है। तो क्या ये 1500 के बैच में संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर किसी कोचिंग संस्थान में 40-50 विद्यार्थी हैं तो वहां संभव हो सकता है। क्लास में सवाल पूछ सकते हैं, क्लास के बाद सवाल पूछ सकते हैं, आप टीचर को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप टीचर्स को फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन क्या 1500 के बैच वाले जो बच्चे हैं वो क्या ऐसे टीचर से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसे इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ब्रांड्स की कोचिंग में क्योंकि उसको पैसा कमाना है, कभी भूल से भी नहीं जाना है। दूसरा उसका कमी है मटेरियल। अब मटेरियल क्या होता है, बड़े शान से अपना नाम छाप देते हैं, अपना फोटो छाप देते हैं। अरे भाई, ये आपकी मौलिक कृति है, किताबों पर अपना नाम छाप दिए, अपना फोटो छाप दिए, कहीं ना कहीं से कॉपी किए हैं ना। कहां से कॉपी किए हैं? एनसीईआरटी से किए हैं। ठीक है, जो पुराने राइटर्स है उसके कॉपी किए हैं। उस राइटर के आधार पर भी जो गाइड पर गाइड, गाइड पर गाइड एक दूसरे का कॉपी किए जा रहे हैं, उसी को छाप रहे हैं। यानी कहीं का ईट, कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। यही कहानी। इधर से उधर से उसका चुरा के, उसका चुरा के, यहां से वहां से लेके और वो अपना मटेरियल तैयार करती है, फोटो छाप दिए, कोचिंग का नाम दे दिए, ठीक है, लिख दिए। 100% से कम गारंटी का तो दावा ही नहीं करेगा। ठीक है, एकदम 100% सफलता सुनिश्चित। तो ये घातक है, बहुत ही घातक है विद्यार्थियों के लिए।
और मतलब तथ्यों की कुछ जांच पड़ताल नहीं करना है। अरे भाई, मैंने देखा 90 के दशक में इम्तियाज अहमद साहब की एक पुस्तक आई थी, बिहार एक परीक्षण। उस समय बिहार और झारखंड माने एक साथ, अविभाजित बिहार, और डिस्ट्रिक्ट भी कम थे, यानी मुंगेर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि अभी एक आध साल पहले पूछा गया था, एक सवाल उठा था कि भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ है। तो सांसद प्रतिनिधि महोदय ने जवाब दिया था कि बिहार के करमटिया बिहार के करमटिया में 44% सोना है। ठीक है। और वो करमटिया का सोना का खान फिलहाल जमुई जिला में स्थित है। मेरे घर से, मेरा जो गांव है वहां से 3 किलोमीटर उत्तर है। मैं उस चीज को जानता हूं। ठीक है। लेकिन इम्तियाज अहमद साहब ने जब किताब लिखा था उस समय जमुई नहीं बल्कि मुंगेर जिला था। ठीक है। आज मुंगेर से 6 जिला कट कर निकल गए। मुंगेर खुद ही निकल गया, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 जिला बन गए। तो वो भाग कर जमुई में आया। उस किताब में लिखी हुई बातों को आज भी ये जो बड़े ब्रांड्स के कोचिंग वाले लोग हैं वो मुंगेर ही लिखता है, जबकि वो जमुई जिला में स्थित है और मेरे घर से 3 किलोमीटर उत्तर। बताइए क्या जांच पड़ताल करते हैं? आप किताब लिख रहे हैं तो आपकी अपनी मौलिक कृति होनी चाहिए ना। छाप रहे हैं, नकल मार रहे हैं, नकल मारने के लिए भी अकल होनी चाहिए। ये एक चीज है। दूसरा, ये बना बनाया नोट्स पेश करते हैं। अरे नोट्स रेडीमेड लेके क्या करेंगे विद्यार्थी? रेडीमेड लेके क्या उसका अलमारी का ही शोभा बढ़ेगा? रेडीमेड नोट्स लेके क्या करेंगे? उसको रटेंगे? क्या रटने से सिविल सर्विसेज हो जाएगा? सब विद्यार्थी तमाम जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के कोचिंग के नोट्स ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसी को रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। ऐसे सिविल सर्विसेज निकलेगा? नोट्स खुद बनाना पड़ता है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, रिज्यूम्ड करना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आपके अलग अलग छोटे छोटे खंड में नोट्स होंगे। हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको किसी दूसरे का नोट्स नहीं लेना चाहिए, आप लीजिए, लेकिन खुद का नोट्स बनाइए। और खुद का नोट्स बनाने में जो आपका दिमाग खर्चा होगा ना, जो आप मेहनत करेंगे, उससे अपने आप याद हो जाएगा, वो आपका अपना होगा। बड़े ब्रांड्स के नोट्स को कूड़ा के टोकरी में फेंकिए, किसी काम का नहीं। स्वयं अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां शिक्षक जो है नोट्स को लिखवाते हैं, लिखिए, पेज को छोड़ दीजिए, दोनों तरफ चौथाई छोड़ दीजिए, ताकि आपको यदि कुछ जोड़ना पड़े तो वहां आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। लगातार नोट्स को अद्यतन करते रहना चाहिए, तब जाके आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तीसरा चीज है कि अब बड़े ब्रांड्स के कोचिंग खोल दिए, अरबों का कारोबार हो रहा है, करोड़ों का कारोबार हो रहा है, टीचर को डिप्यूट कर दिए, उसका क्वालिटी टेस्ट का कोई मतलब नहीं, यूट्यूब पर कचरा परोस रहे हैं। विद्यार्थी को ना उसमें तथ्य की सटीकता का पता है, ना और कुछ। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं बातों को लिख रहे हैं। एक ही नोट्स को, एक ही यूट्यूब वीडियो को देख देख के विद्यार्थी, अरे यूट्यूब से आप तैयारी करिए। ठीक है, मेरा भी यूट्यूब पर वीडियो है। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है तैयारी करने का। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, केवल यूट्यूब से ही तैयारी हो जाएगी? तो फिर किताब किस लिए लिखा गया? अगर आप सोचते हैं कि केवल यूट्यूब से ही तैयारी हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। सबसे पहले आप बेसिक किताब पढ़िए, एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, और एनसीईआरटी का किताब जब पढ़ लिए तो फिर उस विषय का आप टेक्स्ट बुक पढ़िए जो राइटर्स द्वारा लिखा गया है, तब आपको जाके पूरा पकड़ आएगा, समझ में आएगा। ये यूट्यूब के कचरे और जो बड़े ब्रांड्स के कोचिंग के जो नोट्स है, कुछ नहीं है। ये आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट में हेल्प कर सकता है, दीर्घकालिक रूप से कभी नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर है
कि एक जो सबसे बुरी बात है, जो मैं बिहार में देख रहा हूं खास करके, मतलब कॉमेडी करने वाले लोग, मस्खरे टाइप के लोग, सर्कस करने वाले लोग, भद्दे टिप्पणी करने वाले लोग, महिलाओं पर कमेंट्स करने वाले लोगों को अपना गुरु मान लिए। अरे, देश में जो गुरु शिष्य परंपरा रही है उसको भी कभी देखिए इतिहास में झांक के, कैसे कैसे गुरु थे और कैसे कैसे शिष्य थे। आज के गुरु को देखकर तो मुझे, मतलब क्या ही बताया जाए, अब क्या बोलूं मैं। एकदम अधिनायकवाद की छवि, एकदम सुपर हीरो बन गया है कि फलाना गुरु ने कह दिया तो यही सही है, सारे तथ्य झूठ, सारे किताब में लिखी हुई बात झूठ, फलना सर बोले हैं तो ठीक बोले होंगे। इस चीज से उबरना होगा, और ये एक गुलाम मानसिकता का परिचय है। आप अगर इस गुलाम मानसिकता के सहारे बीपीएससी क्वालिफाई करके ऑफिसर बन भी गए ना, तो ऑफिसर बन जाना ही सबसे बड़ी समस्या का समाधान नहीं है। आपका जीवन अभी बहुत है, और काफी समस्याएं जीवन में आई, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन हर समस्या का समाधान आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और आप जिस जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऑफिसर बनेंगे, शादी होगा, विवाह होगा, आपका घर परिवार होगा, माता पिता समाज के लोग होंगे। हमने तो बहुत सारे आईएएस को भी देखा है, बहुत सारे ऑफिसर को देखे, परीक्षा भले पास किया, लेकिन निजी जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में फेल हो, सुसाइड कर लिया, उसका पारिवारिक जीवन गड़बड़ा गया, पति पत्नी में विवाद है, केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, दूसरा शादी कर रहा है, तीसरा शादी कर रहा है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सीखना होगा। ये नहीं कि गुरुजी बता दिए हैं तो ठीक ही बताए होंगे, एकदम सही बताए होंगे। तो ये जो आजकल के तमाम सारे नौटंकीबाज, फर्जी और अधिनायकवाद की छवि वाले जो गुरु हैं, सबसे पहले उन्हें आदर्श मानना बंद करना होगा। आप खोज के देखिए ना, आपके अगल बगल में ही मिल जाएंगे, काफी सारे मिल जाएंगे। आपके घर में ही भैया मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में भैया मिल जाएंगे, चचा मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको मदद कर सकते हैं। हाँ, कोचिंग संस्थान में क्या होता है कि आप कुछ पैसे पे करते हैं तो सारे ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको चुनना हो। सिर्फ बड़े ब्रांड्स की कोचिंग की तरफ भागने से, अगर आप सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाएगी, तो आप भ्रम में, इस चीज को त्यागना, ठीक है। और लास्ट में मैं बात करूंगा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का भी बेड़ा गर्क इन्हीं बड़े ब्रांड्स के कोचिंग संस्थानों ने किया है। तो सबसे पहले तो उसको छोड़ दीजिए, तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हिंदी माध्यम में समस्या क्या है? समस्या ये है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और यदि आप बदलने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया आपको छोड़कर आगे निकल जाएगी। समय किसी को बकसता नहीं है, समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है, और अगर समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो आप एक बार पीछे छूटे तो समय को पीछे से पकड़ना काफी मुश्किल है। समय को हमेशा आगे से पकड़ा जा सकता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, जब नहीं था समय उस समय हम इंग्लिश नहीं पढ़े, लेकिन अब तो पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में प्रकांड विद्वान बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और कोई चीज अगर हिंदी माध्यम में नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना उसको आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम की किताब से पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम के मटेरियल से पढ़ लीजिए, उसका अनुवाद कर लीजिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी क्षण सवाल उठता है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि गूगल कीजिए। आजकल तो बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी आ गया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा वर्जन आ गया है, लेकिन उन सबको छोड़िए, आप फिलहाल गूगल करिए, और गूगल में बहुत सारे आपको वेबसाइट्स, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे चीजों की सामग्री आपके पास आ जाएगा। उनमें से देखिए जो बेस्ट है, जो ऑथेंटिक है, उसको आप पढ़िए, उसको आप अपने तैयारी का हथियार बनाइए।
लेकिन यह है कि गूगल पर जो बेस्ट मटेरियल है वो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो इस तरह से तैयारी करना चाहिए। मैं अपनी तैयारी के दौरान मैं आपको बताता हूं कि हमने लगभग 70% मटेरियल इंग्लिश मीडियम का यूज किया, उसको हिंदी अनुवाद किया, लिखा, जबकि मैं विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हूं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को बोलता है कि जैसे कि इंग्लिश कोई भूत हो, उसको पकड़ लेगा तो जो है ना पूरा बच के भाग नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, तो आपको सोचना होगा, ठीक है। तो कुल मिला के सार यही है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हमें चलना है। अगर आपको मंजिल प्राप्त करना है तो चलना ही होगा। अगर मौके की नजाकत है, एक कदम पीछे लेना है, तो बेशक लीजिए, लेकिन फिर से अपनी स्थिति मजबूत करके आगे बढ़िए। मैं समझता हूं यह जो दौर है काफी नाजुक है और काफी भ्रम वाली स्थिति है, कंफ्यूजिंग है। विद्यार्थी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आगे होगा, आगे क्या फैसला होगा, हमें क्या आगे करना चाहिए। तो ऐसे में हम आपको यही कहेंगे कि जो पढ़ाई का दामन है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को मत छोड़िए। बाकी आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, पारदर्शिता में कमी लग रही है और विश्वास लग रहा है, तो उसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं अहिंसक रूप से, चूंकि हम गांधी के देश के हैं, गांधी हमारे आदर्श हैं, अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलना हो और जो भी मांग रखना है वो शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक दायरे में, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो, उस दायरे में रहकर आप आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। ये सारी चीजें निश्चित तौर पर अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। अगर आप लगातार सतत रूप से अपनी बातों को रखेंगे तो जरूर सुना जाएगा, लेकिन तैयारी मत छोड़िए और तैयारी में आज से लग जाइए। तो इसी के साथ आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद,